बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई डिप्लोमा में आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कितनी किस्म की होती है और इसका मकसद क्या है, मतलब हम क्यों प्रोक्योरमेंट में कॉस्ट को पढ़ रहे हैं, ये किस तरह से रिलेट करती है प्रोक्योरमेंट से। पहले देखते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। जब भी कॉस्ट का लफ्ज़ ज़हन में आएगा या आप सुनेंगे तो फ़ौरन आपको एक ही चीज़ समझ आएगी कि कुछ पैसे, कुछ मनी, रुपए, पैसे। तो कॉस्ट हमेशा पैसों के मद में ली जाती है कि कुछ पैसों को कॉस्ट समझा जाता है। बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉस्ट डज नॉट हैव टू बी मॉनेटरी, कि कॉस्ट से मुराद, कीमत से मुराद पैसे नहीं होते, यानी कि सिर्फ पैसे नहीं होते बल्कि और भी चीज़ें कीमत में शामिल होती हैं। वो कौन सी चीज़ें कीमत में शामिल होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टाइम आपकी कॉस्ट है, मटेरियल आपकी कॉस्ट है, एफर्ट आपकी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी आपकी कॉस्ट है। किस तरह से कॉस्ट है कि जब आप कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं या कॉस्ट को फाइंड कर रहे होते हैं, जैसे आप वेंडर से कंपैरिजन, वो जो कोटेशंस हैं वो ले रहे हैं, कंपैरिजन बना रहे हैं, यानी जो बाइंग का प्रोसेस है, जो परचेजेस का प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं, तो आप उसमें जो आपका मेन टारगेट है वो कॉस्ट है कि आपने प्राइस को लोअर साइड पे रखना है, कि आपने बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी लेना है। तो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी में क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले कॉस्ट आएगी कि प्राइस क्या पे कर रहे हैं, जो चीज़ आपने लेनी है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है। तो अब वो जो प्रोक्योरमेंट का सारा प्रोसेस आपने करना है, रिक्विजिशन आने से लेके पेमेंट, गुड्स रिसीव और उसके बाद पेमेंट को आने तक, ये सारा प्रोसेस कितना टाइम लेगा, उसमें कितने पेपर वेस्ट होंगे, कितना कंप्यूटर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपकी जो कोई ट्रैवलिंग हो रही है उस सिलसिले में तो वो किस टाइप की होगी, आपकी नेगोशिएशन हो रही है तो कितने टाइम में हो रही है, कितने लोगों से कांटेक्ट करना पड़ा। ये सब चीज़ें जो उस कॉस्ट को फाइनलाइज करने के लिए, यानी कि प्राइस को फाइनलाइज करने के लिए यूज़ हो रही हैं, ये सब कॉस्ट में शामिल है। और आसान ज़बान में आप इस तरह से समझ लें कि आपके पास एक एक्विजिशन आती है और आप उसको देखते हैं और आप उसमें रिपीट ऑर्डर कर देते हैं कि अच्छा हाँ ये तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ली थी और कंपैरिजन पहले से बना हुआ है, तो मैं वेंडर को फ़ोन करता हूँ। तो आप जस्ट एक फ़ोन कॉल करेंगे और उसे कहेंगे भाई ये इतनी क्वांटिटी है तो उसी प्राइस पे अगर देनी है तो बताओ, मैं अभी पीओ इशू करता हूँ तो भिजवा लो। वो कहेगा जी बिल्कुल ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ, आप पीओ इशू करें। तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, यानी विद इन मिनट्स आपने एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर लिया। अब एक ज़रा कम्प्लेक्स किस्म की रिक्विजिशन आई है आपके पास, तो आपने उसके ऊपर पहले तो खुद सोच विचार की कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो फर्स्ट टाइम आई है या ये आई पहले भी आई है लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले मुझे इसका सैम्पलिंग मंगवाना पड़ेगा एंड यूज़र से, फिर मैं वेंडर सोर्स करता हूँ, फिर उनको सैंपल चेक करवाऊँगा, मीटिंग्स करूँगा, फिर उसका जो अल्टरनेट या सिमिलर जो प्रोडक्ट वेंडर के पास होगी वो एंड यूज़र को भिजवाऊँगा अप्रूवल के लिए। तो इस तरह से वो जो लेंथी प्रोसेस हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है और बाकी रिसोर्सेज जो आपके यूज़ हो रहे हैं, तो वो सारे आपकी उसी कॉस्ट में आ रहे हैं। उस जो आप उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें, उसको परचेज़ करने में आपके कितने रिसोर्सेज लगे हैं, ये सारे उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के ऊपर ही जा रहा है कि जी इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करना है, तो अब चूँकि ये एक बड़ी डील है, एक तो इवन जो मालिक होगा, कोई एमडी, सीईओ, वो भी इन्वॉल्व होगा कि भाई ये प्लांट ख़रीदना है तो ज़रा केयरफुली मुझे बता के ख़रीदना, मुझसे मिलते रहना, मुझे मीटिंग करते रहना, इन्फॉर्म रखना कि क्या इसकी प्रोग्रेस है। और जो प्रोक्योरमेंट हेड होगा वो भी फुली इन्वॉल्व होगा, जो प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने चूँकि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देनी है वो भी फुली इन्वॉल्व होंगे, फिर जो फाइनेंस अकाउंट्स वाले हैं उन्होंने चूँकि उस पर अमाउंट रेंज करनी है वो भी फुली इन्वॉल्व होंगे, स्टोर वाले बिल्कुल एक्टिव होंगे कि यार ये एक बड़ा प्लांट मशीनरी आना है तो हमें इसकी लोडिंग अनलोडिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मतलब पूरे कंपनी में जितने भी की स्टेक होल्डर होंगे वो सारे अलर्ट होंगे कि भाई नई प्लांट मशीनरी आ रहा है नए यूनिट के लिए,
तो सब लोग अलर्ट होंगे। अब ये जो सारे लोग अलर्ट हैं और सब लोगों की टेंशन उसके ऊपर लगी हुई है, ये सब उस एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर ही सब कुछ जा रहा है कि हर बंदा जो अपना टाइम भी लगा रहा है, अपने रिसोर्सेज भी लगा रहा है, तो उस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट में ऐड होगा। तो कॉस्ट से मेरा सिर्फ कीमत नहीं होती कि जी इतने रुपए की चीज़ है तो बस ये उसकी कॉस्ट है। उसको ख़रीदने के लिए जितने भी रिसोर्सेज आपको लगाने पड़ रहे हैं वो सारे उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। अच्छा, अब कॉस्ट किस किस्म की होती है, कॉस्ट कितनी किस्म की होती है? कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जहाँ पे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, उसने हर हाल में हर मंथ में एक फ़िक्स अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ रही है वो लाजमी पे करनी पड़ेगी, यानी फ़िक्स कॉस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो सकते हैं? जैसे सैलरीज़ हैं, किसी भी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, काम थोड़ा हुआ है ज़्यादा हुआ है, पेंडेमिक का टाइम है या फुल प्रोडक्शन का टाइम है, मतलब किसी भी किस्म के हालात में जो सैलरीज़ हैं जितने लोगों की वो हर हाल में कंपनी को पे करनी पड़ेंगी। तो ये क्या, ये फ़िक्स कॉस्ट है, आपने हर हाल में लोगों को सैलरी देनी है, खा काम कम हो या ज़्यादा हो, प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, अर्निंग कम हो ज़्यादा हो, सैलरीज़ आपको एक फ़िक्स अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये फ़िक्स कॉस्ट है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई बिल्डिंग, वेयर हाउस रेंट के ऊपर है तो उसका रेंट भी फिक्स है, वो आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं आप कर सकते। ऐसे आपकी इंश्योरेंस है वो भी फिक्स है, आपको जो भी मंथली इंश्योरेंस आपकी डिसाइडेड है वो आपको पे करनी पड़ रही है। वो इंश्योरेंस गाड़ियों पर हो सकती है, वेयर हाउस की जो इन्वेंट्री पड़ी है उसके ऊपर हो सकती है, पूरी फैक्ट्री के ऊपर हो सकती है, तो वो भी फिक्स कॉस्ट है आपकी। अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कि चेंज होती रहती है, किसी माह कम होगी, किसी माह ज़्यादा होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो चेंज हो, और वो क्या हो सकती है, वो डेली वेजेस वाले लोग हो सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए तो आप ज़्यादा लोगों को हायर कर लेंगे, कम की ज़रूरत है तो आप कम कर लेंगे, जितनी प्रोडक्शन होगी उस हिसाब से आप लोगों को बुलाएंगे और काम लेंगे और उनको पे कर देंगे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जब लोगों की कम ज़रूरत होगी तो कम पे करनी पड़ेगी। ये मैं बता रहा हूँ डेली वेजेस वालों के लिए। लेकिन जो आपका फिक्स स्टाफ है, जो आपने परमानेंट रखा हुआ है, तो उनके लिए आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ऐसे आपके रॉ मटेरियल हैं, ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रोक्योर करने पड़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो हर माह चेंज हो सकती है। ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्ट और कम प्रोडक्शन में कम कॉस्ट, तो ये भी वेरी कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों मिलके आपकी टोटल कॉस्ट बनती है कि आपने एक माह के दौरान या एक दिन के दौरान या जो भी आप टेन्योर रखते हैं अपनी कॉस्ट को चेक करने के लिए, जैसे आप अपना पर्सनल बजट अगर देखेंगे कि जी मुझे यकम को सैलरी मिली है, 30 तक मैंने इसको चलाना है, तो इतने 1000 रुपीज़ हैं और इसको मैंने इस माह में इतना खर्च करना है, उसमें से इतने फ़िक्स एक्सपेंस हैं, मेरे जैसे बच्चों की फ़ीस फ़िक्स है, दूध का ख़र्चा फ़िक्स है, फूड फ़िक्स है, आपका ऑफिस आने जाने के लिए जो ट्रैवलिंग है वो फ़िक्स है, पेट्रोल है वो फ़िक्स है। तो ऐसे जो आपके फ़िक्स एक्सपेंस है वो तो आप साइड पे एक तरफ लिख लेंगे कि ये तो मुझे हर हाल में अपनी सैलरी से पे करने हैं। उसके अलावा वेरिएबल आपके एक्सपेंस आ जाएंगे, उसको आप एक साइड पे लिख लेंगे। उसमें रिक्रिएशन हो सकती है, उसमें कुछ क्लोथिंग हो सकती है कि नहीं कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, कोई लग्जरी आइटम हो सकती है, गर्मी आ रही है तो एसी ख़रीदना है, कुछ पीछे बचत पड़ी है, कुछ इसमें से निकालूंगा। तो इस तरह से कुछ भी जो वेरिएबल है उसको आप एक साइड पे रख सकते हैं। तो जब आप फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल जो आपने खर्च किया है या करने वाले हैं उनको टोटल करेंगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी कि एक माह में मैंने टोटल इतनी कॉस्ट या खर्च की है या करनी है। जो भी अगर आप बजट बना रहे हैं तो फिर आप करेंगे कि जी इतना मैंने फिक्स है, इतने वेरिएबल हैं, तो टोटल मेरे इतने खर्च होंगे।
और अगर आपका महीना ख़त्म हो चुका और आप पिछले महीने का अपना हिसाब चेक कर रहे हैं तो फिर भी आपको कुछ फ़िक्स कॉस्ट नज़र आएगी, ये तो लाजमी पे करना था, कर दिया है, और ये मैंने डिफरेंट जो है नई जिनको मैं रोक सकता था वो मैंने किए हैं, तो मेरा टोटल ख़र्चा इतना हुआ। तो टोटल कास्ट जो है वो डिपेंड करती है फ़िक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपका एक फ़िक्स जो टाइम होगा इंटरवल, उसमें आपका जो टोटल कास्ट होगी वो निकल आएगी। और टोटल कास्ट चेंज हो सकती है, अगर आप वेरिएबल कास्ट को कम ज़्यादा करेंगे तो टोटल कास्ट पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट उसमें उतनी रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहेगी। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि कुछ कॉस्ट फिक्स होती हैं और कुछ वेरिएबल होती हैं, लेकिन इसके अलावा कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम को करने के लिए हर हाल में खर्च होनी है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंस आते हैं, जैसे कि वो आप कर भी सकते हैं, आप उनको रोक भी सकते हैं, तो ये भी कॉस्ट का हिस्सा है। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है कि जैसे आपने एक कमरा बनाना है, आपने एक फैक्ट्री बनानी है, आपने ऑफिस को एक्सपेंड करना है, तो अब ये जो कंस्ट्रक्शन आपने करनी है इसमें जो फिक्स चीज़ें हैं वो क्या होगी, लेबर फिक्स है, उसने लाजमी आना है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको सैंड चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको सरिया चाहिए, ये फिक्स कॉस्ट है। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जितनी भी चीज़ें हर हाल में चाहिए वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन इसी कंस्ट्रक्शन को करने के दौरान वो जो लेबर है वो हो सकता है एक दिन में एक चाय का कप पिए, ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि जी फिक्स कॉस्ट तो इतना था, बजट इतना था, लेकिन चूँकि उन्होंने एक एक चाय का कप पी लिया तो इतनी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी उसमें ऐड हो गई। अब हो सकता है वो 2 चाय मांग ले, या हो सकता है कि वो जो आपने लेबर का फिक्स कॉस्ट में रखा हुआ था उसमें एक बंदे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो आपने एक दिन ज़्यादा एक बंदा रखा, तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, चूँकि वो शुरू से एक शेड्यूल में नहीं आ रहा है कि मतलब वो बंदा आपका शेड्यूल में नहीं था कि इसने, अगर आपने 3 बंदों का शेड्यूल रखा हो कि लेबर में 3 बंदे होंगे और एक दिन आपने एक और रख के ऐड कर लिया, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। और वो जो 3 परमानेंट चल रहे थे आपके जो शेड्यूल में थे, जिनको आपने प्लान किया हुआ था, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो आपने एक एक्स्ट्रा ऐड किया वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि वो प्लान नहीं था लेकिन आपने ऐड किया, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो कि आपने हर हाल में पे करनी है, और जो आपकी शेड्यूल है, जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपने बजट बनाया हुआ है, उसमें जितनी कॉस्ट है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन उस डायरेक्ट कॉस्ट को जब आप चलाते हैं, जब उस काम को करते हैं, तो उसमें कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड हो जाती हैं जिनको आप रोक सकते हैं, लेकिन सम टाइम उनको रोकना मुश्किल हो जाता है तो आपको पे करना पड़ता है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरा मंथली एक बजट बनाया हुआ घर का, और उसमें आपने गेस्ट के लिए कुशन नहीं रखा, आपको पता है इस माह कोई गेस्ट नहीं आएगा, बच्चों के स्कूल खुले हैं, सब लोग अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं या कुछ भी ऐसा, तो लेकिन उसी माह में एक फैमिली गेस्ट आ जाती है, तो अब उनके ऊपर जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आपके हो रहे हैं, ये आपके वो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें काउंट होगा कि आपने उसको प्लान नहीं किया था, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपने अपने पूरा जो मंथ का बजट है वो पहले से डिसाइड किया हुआ था कि जी मेरे इतने टोटल एक्सपेंस हैं जो कि मेरे डायरेक्ट कॉस्ट है, और इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड हो गई। अच्छा, फिक्स कास्ट जो होती है ये वन टाइम कास्ट होती है, इसको आप बार बार चेंज भी नहीं कर सकते और इसमें कुछ कॉस्ट सेविंग भी नहीं कर सकते। जब भी आपने इसमें कुछ कॉस्ट सेविंग का जो कंसेप्ट है वो उसी वक्त होगा जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप एक बंदे को अपॉइंट करते हैं तो आप उससे सैलरी एक ही दफ़ा नेगोशिएट कर लेंगे कि भाई इतना देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे और ये बेनिफिट देंगे, तो वहीं पे आपकी कॉस्ट सेविंग होगी कि हमने यहाँ पर इसको हायर कर लिया, तो अब ये फिक्स में चला गया। जो डायरेक्ट कॉस्ट थी वो फिक्स कॉस्ट हो गई, अब इसको चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो
इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो चेंज हो सकती है, वो आप उसमें कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई खर्चा आएगा आपको जो कि इनडायरेक्ट है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो जब वो आएगा तो आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उसमें कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं कि भाई ठीक है जी, अब मजबूरी है, मैं करना है, लेकिन मैं इसको कुछ कॉस्ट सेविंग में ले जाऊँ, इस पर कुछ कम खर्च करूँ। तो जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है, उसमें आप कोई कॉस्ट सेविंग नेगोशिएशन नहीं कर सकते। जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसमें आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। अच्छा, आगे कुछ ब्रेक डाउन है कॉस्ट के मतलब कि जैसे कैपिटल परचेजेज है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, यानी ये वो हेड है जिनके ऊपर कॉस्ट आती है। कैपिटल परचेजेज पे कॉस्ट आएगी, इंश्योरेंस के ऊपर कॉस्ट आएगी, मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, रॉ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कॉस्ट आएगी, सैलरीज पे कॉस्ट आएगी, सर्विसेज पे कॉस्ट आएगी, सन्ड्री आइटम्स के ऊपर कॉस्ट आएगी, ट्रेनिंग है, यूटिलिटीज़ है, व्हीकल ट्रांसपोर्ट है, इन सब के ऊपर कॉस्ट आएगी। हमने प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो प्रोक्योरमेंट में जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो टेंजिबल होती हैं और इनटेंजिबल होती हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको गिनवाई हैं, जैसे कैपिटल परचेजेज है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, रॉ मटेरियल है, इनमें टेंजिबल क्या है और इनटेंजिबल क्या है? तो वो लोग जो बुक से इसको स्टडी कर रहे हैं, तो जब वो इसको देखेंगे कि इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है, ये क्वेश्चन है। जैसे कि जो कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम देना है तो उनको पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि ये जो सारा आइटम उनको कुछ लिखी हुई मिले कि जी ये 10 आइटम है, इनमें से टेंजिबल कौन सी है और इनटेंजिबल कौन सी है। तो टेंजिबल वो होती हैं जो कि कुछ सॉलिड हों, कोई जसामत रखती हों, जिनको आप देख सकें, टच कर सकें, और इनटेंजिबल वो होती हैं जो नज़र ना आए, जैसे कि सर्विसेज, और टेंजिबल जैसे कि गुड्स। तो अब कैपिटल परचेजेस क्या है? कैपिटल परचेज गुड्स हैं, यानी कि ये सॉलिड चीज़ है। कैपिटल परचेज, कैपिटल से मुराद है कुछ एसेट्स हैं, कुछ आपने बिल्डिंग खरीदी है, प्लांट मशीनरी खरीदा है, तो ये क्या है? ये टेंजिबल आइटम है। इंश्योरेंस ये इनटेंजिबल आइटम है, क्योंकि इंश्योरेंस नज़र नहीं आती है, आप जस्ट एक प्रीमियम पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो इंश्योरेंस नज़र ना आने वाली चीज़ है, ये इनटेंजिबल आइटम है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ये इनटेंजिबल है, आपके पास कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, आप जस्ट एक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कहीं पे सड़क पे, पार्क में, किसी के घर में कुछ आप उनको बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टीवी पे कोई ऐड चल रही है, तो ये सॉलिड चीज़ नहीं है, तो ये क्या है? इनटेंजिबल है। रॉ मटेरियल ये टेंजिबल है, क्योंकि ये सॉलिड चीज़ है, ये नज़र आ रहा है आपको। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इनटेंजिबल है, ये कुछ प्रोसेस हो रहा है, कोई नई चीज़ों के ऊपर कुछ सोचा जा रहा है। सैलरीज टेंजिबल है, ये आपको नज़र आ रही हैं। सर्विसेज इनटेंजिबल है, ये नज़र नहीं आती। सन्ड्री आइटम्स, कोई भी टॉयलेटरीज, पेपर, ये टेंजिबल आइटम है, ये आपको सॉलिड चीज़ें हैं। ट्रेनिंग ये इनटेंजिबल है, ये आपको नज़र नहीं आ रही, यानी सॉलिड चीज़ नहीं है, ये आपको पकड़ नहीं सकते ट्रेनिंग को, तो ये इनटेंजिबल है। तो व्हीकल ट्रांसपोर्ट, तो ये भी अगर सर्विसेज में लेंगे तो ये इनटेंजिबल है, कि हमने जैसे आप आउटसोर्स करते हैं, कोई उबर है, कोई और है, तो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो ये भी इनटेंजिबल है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ों की लिस्ट थी जो बुक में दी हुई है कि ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, तो वो आप उसको अपने उसी एक्सपीरियंस बेस पे कि जो आपने पीछे बुक में स्टडी किया उससे देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और अब मैं बता दूं कि ये हम कॉस्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, कि कॉस्ट से क्या मुराद है। देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर कॉस्ट जो है वो 70, 60, 70, 75, 65, 75 यहाँ तक ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू चल रही होती है। सॉरी मतलब कंपनी की सारी चीज़ें, जैसे कि रॉ मटेरियल की बाइंग हो रही है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की बाइंग हो रही है, परचेज़ हो रही है,
जैसे डायरेक्ट आइटम्स की हो रही है, इनडायरेक्ट आइटम्स की हो रही है, मतलब जो भी कंपनी में ख़रीदारी हो रही होती है, प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, इवन के इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी जो है